My name is Kishore Kumar and I'm gonna teach you business study for the plus 2 class. So लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था पार्ट बी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो इस चैप्टर में हम ये वाले टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग हमने लास्ट क्लास में देखा था कि क्या एग्जैक्टली में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है. और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो स्टार्ट करते हैं. रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज. सो फाइनेंशियल एक्टिविटी यानी जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ. तो जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हैं जिनमें पैसा आ रहा है या जा रहा है यानी इनफ्लो है या आउटफ्लो है, आर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप चाहे उनको डायरेक्टली ले लो या इनडायरेक्टली ले लो, इफेक्टेड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आप जब भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो 100% उनका कनेक्शन किससे रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रहेगा. द कॉमन एक्टिविटीज़ एरिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर. तो यहाँ पर कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी यहाँ डिस्कशन की है, वो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. 5 पॉइंट हैं तो 5 पॉइंट को गो थ्रू करके देखते हैं कैसे रोल प्ले करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो पहला ही पॉइंट क्या है, साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ द फिक्स एसेट. यहाँ पर फिक्स एसेट की बात की है. द साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ द फिक्स एसेट डिपेंड अपॉन डायरेक्टली ऑन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. सो जब भी आप फिक्स एसेट लेंगे तो उसमें कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, ये सारा का सारा प्लान टू इन्वेस्ट यानी आपकी पूरी प्लानिंग रहेगी कि मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है. सो यहाँ तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डायरेक्टली ही इन्वॉल्व रहेगा. तो यहाँ एक कंपनी की बात करें जो कि कुछ इन्वेस्ट करने जा रही है कि मुझे कुछ एसेट को लेना है, फिक्स एसेट को लेना है, यानी कोई प्लांट एंड मशीनरी या कोई लैंड एंड बिल्डिंग लेनी है, तो 100% वो ये तो डेफिनेटली सोचेगी कि मुझे इसमें कितना पैसा रिक्वायर है, कितना मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए. सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. यहाँ सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अमाउंट एंड द कंपोजिशन ऑफ द करंट एसेट. ए क्वांटम ऑफ द करंट एसेट ब्रेक्स, ये देखिए ब्रेक्स अप इनटू कैश. आपको ये देखना है करंट एसेट के अंदर कि मुझे कितना पैसा ब्रेकअप करके रखना है. ब्रेकअप का मतलब हो गया इतना पैसा मेरा इन्वेंट्री और या रिसीवेबल में रहेगा, यानी आपने इतना स्टॉक में इन्वेस्ट करना है. और द अमाउंट ऑफ द करंट एसेट डिवीजन इन द कैश, बीआर, इन्वेंट्रीज एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. सो जब भी आप कभी भी करंट एसेट की बात करेंगे तो आपके पास में टोटल पैसे को आपने क्या कर दिया, ब्रेकअप कर दिया कि आपका इन्वेंट्री में या डेटर में आपका पैसा इतना रहना चाहिए, कैश इन हैंड इतना रहना चाहिए, और अगर कोई और करंट एसेट है तो उनमें कितना पैसा आपके हाथ में होना चाहिए, किन में कितना डिवाइड होना चाहिए. ये सारे के सारे डिसीजन किससे हैं, आल्सो डिपेंड अपॉन फाइनेंशियल डिसीजन. ये भी डिसीजन अल्टीमेटली कहाँ से कनेक्शन रखते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से. इट डिपेंड अपॉन द, और ये सारी डिसीजन जो है ना, फिक्स एसेट क्रेडिट पॉलिसी, ये कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर होता है कि कंपनी ने डिसाइड किया हम 2 महीने के लिए क्रेडिट पीरियड अलाउड करेंगे. ये डिपेंड करता है कंपनी की मैनेजमेंट. तो ये सारे के सारे फाइनेंशियल डिसीजन ही हैं जो कि कनेक्टेड रखते हैं करंट एसेट से. नाउ कम टू द पॉइंट थर्ड, द अमाउंट ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड. अब देखिए जब भी बात होगी लॉन्ग टर्म और या शॉर्ट टर्म दोनों की, तो आप रेज करने जा रहे हैं, पैसा बाजार से रेज करने वाले हैं, तो 100% शॉर्ट टर्म हो डिपेंड करता है. ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंड करते हैं किससे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द एंड द ऑर्गेनाइजेशन. द फर्म विच हैव द पॉलिसी लिक्विडेशन. अगर हम बात करें कि कोई फर्म है जिसकी पॉलिसी क्या है, लिक्विडेशन के लिए, सो मोर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ऑल्दो विद दैट प्रॉफिट विल डिक्रीज द कंपनी हैज टू पे मोर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट एंड द कंपेयर टू शॉर्ट टर्म. अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, जैसे लिक्विडेशन के केस में आपको पैसा ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा अगर आप लेंगे लॉन्ग टर्म के लेंगे तो उसके ऊपर आपके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म, और उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, प्रॉफिट घट जाएगा. देखते हैं कैसे. सपोज ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एग्जांपल है, तो मैं आपको बस एक आइडिया दूंगा एज ए कॉमर्स स्टूडेंट. आई होप आपको ये पता ही होगा कि आपने जो इनकम कमाई है वो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 1 लाख. अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, वो अगर जस्ट 10,000 रुपीज़ पे किया, तो आपके पास में नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, 90,000. अब इसी एग्जाम्पल को मैं ये कहूँ आपको 10,000 की बजाय 20,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है, 20,000 लगा है, तो ये क्या होगा आपका, अगर 1 लाख से 20,000 लेस होगा तो ये क्या हो गया 80,000. तो यहाँ पर
वही बात आ गई कि आपका प्रॉफिट घट जाएगा एज कंपेयर टू ड्यू टू हाई इंटरेस्ट। सो आपको जब ब्याज ज़्यादा लगेगा तो उससे क्या होगा, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। खर्चे बढ़ने का मतलब आमदनी से जब खर्चे की अगर डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो खर्चा जब डिडक्ट होगा 100% उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, आपके स्टेटमेंट पीएनएल के अंदर जो आपकी इनकम होगी वो लेस हो जाएगी या कम हो जाएगी, घट। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेकअप। देखिए अगेन बात आ गई है ब्रेकअप की। यहां पर फिक्स एसेट के अंदर क्या था, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी थी। यहां पर हमने ब्रेकअप किया था शॉर्ट टर्म को, और यहां पर रेज की बात की थी कि आपको जब पैसा लाना है, क्योंकि आप ये देखिए जब भी पैसे का कहीं से इनफ्लो या पैसे का आउटफ्लो होगा, रोल तो कहीं ना कहीं कनेक्शन कहाँ से रखता है, फाइनेंशियल डिसीजन से रखता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल तो वहां पर रहेगा ही रहेगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म से पैसा रेज करना है तो उसमें आपका ब्रेकअप रहेगा। ब्रेकअप किसके अंदर रहेगा कि डेट से कितना और इक्विटी से कितना पैसा आपने लेना है। फर्म कैन रेज लॉन्ग टर्म डेट बाय इश्यू द इक्विटी। जब आपको लॉन्ग टर्म से पैसा चाहिए तो इक्विटी से लेना, एज वेल एज द बाय इशू द डिबेंचर, और आप डिबेंचर से भी पैसा इशू कर सकते हैं। एंड द अदर बोरो फंड सिक्योरिटी फाइनेंशियल मैनेजर हेल्प फिक्सिंग दिस रेशो। तो जब भी आप पैसा रेज करने वाले हैं तो किससे कितना किस रेशो में लेना है, ये डिसीजन भी कनेक्शन रखता है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे आपको मैं ये कहूं कि आपको चाहिए 1,00,000 रुपए, ये 1,00,000 रुपए आपको चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे पास में एक ऑप्शन है डेट की एंड एक ऑप्शन क्या है, इक्विटी की। अब मैं ये कहूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं 50,000 इससे ले लूँ, 50,000 इससे ले लूँ, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप 40,000 डेट से ले लें और 60,000 किससे ले लें, इक्विटी से ले लें। या फिर वैसा वर्सा उल्टा भी कर सकते हैं कि 60,000 डेट से ले लें, 40,000 इक्विटी से ले लें। तो आपके पास में क्या है, ये सारा का सारा क्या है, रेशो है। ये रेशो आपके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा ही, डिसीजन के द्वारा ही डिसाइड होती है। यानी हम आगे कुछ टॉपिक आएंगे उनमें ये पढ़ेंगे कि लेवरेज इफेक्ट क्या है। तो वहाँ पर आपको ये कंसिडरेशन करना पड़ता है कि मुझे डेट से कितना फ़ायदा मिल रहा है, ब्याज कम लग रहा है, या फिर मुझे इक्विटी से कितना फ़ायदा मिल रहा है, तो दोनों की रेशो में से मुझे पैसा कितना कहाँ से। तो चैप्टर नंबर 10 जब आएगा तो उसके अंदर ये लेवरेज इफेक्ट से आपको ये रेशो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो फिलहाल आप ये मानिए कि जब भी आपको लॉन्ग टर्म से डेट या इक्विटी से पैसा रेज करना है, आपको रेशो डिसाइड करने में हेल्प कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑल आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, जितने भी जो भी एक्सपेंस हैं या रेवेन्यू हैं जो कि रिकॉर्ड कहाँ पर होते हैं, स्टेटमेंट पे मोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन इट विल बी इंक्रीज एक्सपेंस एंड अफेक्टेड बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी आपके स्टेटमेंट से इनकम है या एक्सपेंडिचर हैं, जितने भी खर्चे हैं या आमदनी है, वो सारे के सारे किसके द्वारा डिसाइड होते हैं, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन से ही कनेक्शन रख के डिसाइड होते हैं। तो आई होप दीज आर द 5 पॉइंट्स, और ये 5 पॉइंट आपको एज ए समरी के अंदर ये यहाँ पर भी दिए हैं। तो आप यहाँ से भी इनको एकदम से याद करके रख सकते हैं। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सो आपको एग्जाम के अंदर ये 5 पॉइंट आपको फिर वहां पर लिखने हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एक तरीका भी बता देता हूं हाउ टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, यस। आप बैलेंस शीट भी बनाते हैं, यस। सो 5th पॉइंट आपका ये कहता है कि ऑल आइटम्स, चाहे वो एक्सपेंस हों या फिर आपके रेवेन्यू की बात करें, वो सारे के सारे आपके 5th पॉइंट किससे हैं कि ऑल आइटम आर कनेक्टेड, जो कि स्टेटमेंट से कनेक्टेड है, वो सारे के सारे कहाँ पर से होते हैं, ये इफेक्टेड बाय द रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट के होते हैं। आगे एक और चीज यहाँ पर क्या आता है, हमारे पास में एसेट है और इस साइड में क्या है, लाइबिलिटीज है। तो फिक्स एसेट के अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे इफेक्टेड किससे रखते हैं, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एक पॉइंट यहाँ पर आ गया हमारा। और करंट एसेट के अंदर जब भी आप ब्रेकअप करेंगे कि कितना पैसा किस में कितना इन्वेस्ट करना है, रखना है, तो ये डिसीजन भी किससे, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब आप बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, यानी नॉन करंट लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो,
तो ये पैसा जब भी आप रेज करेंगे तो आपको ये रोल आपको कहाँ से पता चलता है? रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पता चलता है। और जब भी आप पैसा रेज करने वाले हैं तो आप रेस करने से पहले ब्रेकअप करेंगे इनके अंदर। तो ब्रेकअप करेंगे तो ब्रेकअप डेट से कितना करना है, इक्विटी से करना है, कितना करना है, ये पॉइंट भी आपको कौन बताता है? रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन। सो आपका एक पॉइंट तो यहाँ से आपको याद हो गया कि ये कनेक्शन किससे रखता है? स्टेटमेंट से प्रॉफिट एंड लॉस से रखता है। और आपका एसेट लायबिलिटी यानी बैलेंस शीट से आपका एक पॉइंट यहाँ से फिक्स एसेट से निकल गया। सेकेंड पॉइंट आपका निकल गया करंट एसेट के ब्रेकअप से निकल गया। एंड थर्ड पॉइंट आपका निकल गया कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में जब भी रेस करना होता है, आपको डिसीजन लेना होता है, तो आप किसकी हेल्प लेते हैं? रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन की हेल्प लेते हैं। और इनके अंदर भी जब भी आप डेट और इक्विटी के अंदर रेशियो निकालेंगे कि किससे मुझे कितना रेस करना है, तो ये सारे के सारे 5 पॉइंट क्या हैं? बैलेंस शीट और स्टेटमेंट से कनेक्शन रखते हैं। ऑल आर द रोल, कौन से? कॉमन रोल ऑफ। सो आई होप ये 5 पॉइंट आपको थोड़े क्लियर हुए होंगे। सो इनको आप रीड सेल्फ स्टडी के हिसाब से कर लें, आप देख लें, अच्छे से कर लें। अगर एग्जाम में ये 5 पॉइंट आते हैं तो मैंने आपको एज अ क्रक्स के तौर पर भी कुछ इजी टू रिमेंबर पॉइंट दे दिए हैं कि आपको कैसे 5 पॉइंट को याद रखना है। और डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, विदाउट केस स्टडी आता है, तो टू द पॉइंट आप इनको लिख सकते हैं। पॉइंट्स आपको बुक के एज इट इज लिख देने हैं और अंदर एग्जाम्पल के हिसाब से या फिर राइटअप जो होगा वो आप अपने ओन लैंग्वेज के अंदर कर सकते हैं। देयर इज नो इश्यू इन दिस। सो थैंक्स लॉट।